Hello everybody. We are going to see a little bit of introduction of Specific Relief Act. One thing that we should notice before starting what is specific relief is, firstly, what is understood by the term specific. This is what first we have to understand. तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बनता है दो टर्म से, एक है स्पेसिफिक, एक है रिलीफ. तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जैसे दो पार्टीज हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सपोज A and B, they entered into a contract. A is going to supply chairs और B जो है ये परचेजर है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर ये ब्रीच कमिट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ए ने बी को अगर चेयर्स सप्लाई नहीं करे हैं तो ये ब्रीच कमिट हो गया. और जब बी ए को सू करेगा स्पेसिफिक रिलीफ के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक्ट वो होगा जिसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटपुट होगा वो स्पेसिफिक रिलीफ बनता है. यहाँ पे ये देखा जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर दो पार्टीज एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल किया जाए, ना कि उसके लिए डैमेजेस या कॉस्ट या कॉम्पनसेशन. अगर कॉस्ट कॉम्पनसेशन दिया जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंट्री में आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से ज़्यादा तवज्जो किसे दी जा रही है, उसकी जगह कॉम्पनसेट की गई वैल्यू की. But we don't want that compensated value. What do we want? We want that transaction to happen. और ये कैसे हमारे फेवर में रहता है, देखिए एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के पीछे स्टेट के लिए भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है और उस रेवेन्यू जनरेशन से इट इज़ इन बेनिफिट ऑफ द स्टेट ऑल्सो that the specific performance is being done instead of giving any kind of compensation, and it is for the benefit of such other person also. कि अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था चेयर्स के लिए तो इसे चेयर्स ही मिले, उसे उसके लिए कॉम्पनसेशन ना मिले, क्योंकि अगर इसे डैमेजेस कॉम्पनसेशन चाहिए होता तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा होता. कॉन्ट्रैक्ट इसने किसी बेसिक रिक्वायरमेंट की वजह से ही किया था. हेंस वी हैव दिस एक्ट दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. इस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन के लिए हम वैसे सीपीसी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर एसआरए में सूट फाइल किया जाता है तो सीपीसी में आपको कॉम्पनसेट कर दिया गया है उस चीज़ के लिए. अगर एसआरए में सूट लेके गए हैं तो वहीं पे उस चीज़ के लिए हमें मिल गया है दैट परफॉर्मेंस ऑफ दैट एग्जैक्ट थिंग फॉर विच टू पीपल हैड कॉन्ट्रैक्टेड विद ईच अदर. यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखते हैं हम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो शॉर्ट टाइटल जो एक एक्ट का है, इस एक्ट का है, उसको कहलाया जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. एक्सटेंट जो है, नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. 2019 के बाद से काफ़ी सारी एक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होने लग गई और इस एक्ट में प्रोवाइड कर रखा है नेम ऑफ दोज एक्ट्स, आउट ऑफ विच स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ऑल्सो वन. डेफिनेशंस में हमें ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं. तो डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास है ऑब्लिगेशन 2A. तो 2A ऑब्लिगेशन टेल्स यू कि ऑब्लिगेशन वो होता है जो कि ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो. देन वी हैव 2B दैट इज सेटलमेंट. सेटलमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सेटलमेंट में सबसे पहले जो चीज एक्सक्लूड करी जा रही है वो है विल एंड कोडिसल. अगेन जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो पार्टीज होनी चाहिए. दो पार्टीज ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में होनी चाहिए जिसका एक इंसान ने ब्रीच कर दिया है. लेकिन विल और कोडिसल को हमने एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि अगर विल और कोडिसल इंक्लूड किया जाएगा तो इनका एप्लीकेशन तो होता है डेथ ऑफ वन पार्टी.
विल अगर एग्जीक्यूट करनी है तो एक पार्टी के डेथ के बाद होता है, इसलिए सेटलमेंट में हमने विल एंड कोडिसिल इन दोनों टर्म्स को हटा दिया है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप क्या बता रहे हैं, या तो डेस्टिनेशन या डेवोल्यूशन। अब ये भी स्किपिंग राइट्स नहीं हो सकते, यानी डेस्टिनेशन एंड डेवोल्यूशन भी अगर आपको बताना है तो वो सक्सेसिव इंटरेस्ट होना चाहिए। सक्सेसिव इंटरेस्ट का मतलब एक के बाद जब दूसरा आता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। सक्सेसिव, सक्सेसिव का होने का मतलब जैसे मैं, मेरे बाद फिर मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद में उसका बच्चा, तो ये हो गया आपका डेवोल्यूशन ऑफ एनी सक्सेसिव इंटरेस्ट। डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट यानी मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने किसी और को बेची, तो मेरे जस्ट बाद जिसको बेची गई उसका सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है प्रॉपर्टी के अंदर। और सेटलमेंट हमारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है, प्लस it also includes any destination or devolution which is already done यानी in present, या फिर which is agreed to be disposed of which becomes your future। इसके बाद है हमारा 2C यानी what is a trust। तो ट्रस्ट के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट इज ट्रस्ट। 2D, who is a trustee? ट्रस्टी वो होता है अ पर्सन हु इज होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। देन 2E, यहाँ पे डेफिनेशन 2E के साथ में खत्म हो जाती हैं, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज जब हम किसी बेयर एक्ट में देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस बेयर एक्ट में जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसको उस स्पेसिफिक रीजन की वजह से डिफाइन कर दिया जाए। लेकिन जब डेफिनेशन यहाँ 2E पे खत्म हो रही है तो दैट मीन्स देर आर मेनी डेफिनेशन, मेनी वर्ड्स दैट आर एक्चुअली बीन यूज्ड अंडर SRA बट दे आर नॉट बीन डिफाइंड अंडर SRA। तो उसका क्या करेंगे फिर? तो दिस 2E सेज कि जो वर्ड्स यूज करे हैं इस एक्ट में लेकिन डिफाइन नहीं करे हैं उनका सेम मीनिंग होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। स्पेसिफिक रिलीफ अगर वैसे देखा जाए तो वो हो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स के लिए ही रही है, तो ऑलमोस्ट जिन टर्म्स का मीनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वही मीनिंग यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी रहेगा। देन वी हैव सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन ऑफ SRA दो जगहों से बचाया जा रहा है। वो जो दो जगह कौन सी है, इसके एक तो क्लॉज A में ये दे रखा है कि अगर किसी पर्सन को कोई और रिलीफ मिल रहा है वो उसको लेने के लिए बिल्कुल ओपन है। SRA के अंडर अगर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अक्वायर कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने के बाद में नाउ ही इज बार्ड फ्रॉम गेटिंग एनी अदर रिलीफ। तो SRA सेक्शन 3 clause A is giving you this benefit and clause B it is saying कि जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी भी स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करता है, पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फीस के बारे में बात करता है, जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओवरराइड करता हुआ नहीं है SRA का कोई भी प्रिंसिपल। वहाँ पे SRA में अगर ये कहा गया, सपोज अगर हमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसका पोजेशन वापस लेना था और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिक्री अंडर SRA यू कैन नॉट से दैट वी कैन स्किप द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। व्हाई? बिकॉज 3B is saving the operation of Indian Registration Act here. Then section 4, specific relief granting for enforcing individual civil rights and not for mere penal laws। यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल राइट्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई अगर हक जो है उससे मुझे कोई परेशानी हो रही है तो फिर सिर्फ मैं ही सू करूं, मेरे लिए मेरा पड़ोसी या मेरे घर वाले ना करें। हेंस इट इज नॉट ओनली सिविल राइट्स बट इंडिविजुअल सिविल राइट्स जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, और मेयर पीनल लॉज के लिए नहीं है। SRA इज अ सिविल लॉ, हेंस हम वी आर एक्सक्लूडिंग पीनल लॉज फ्रॉम पर्व्यू ऑफ द SRA। फिर यहाँ पे जब हम स्पेसिफिक रिलीफ की बात करते हैं तो द काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ दैट वी गेट अंडर SRA, फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन, देन वी हैव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, rectification,
rescinding, then declaratory decree, cancellation and injunction. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तरीके के हमें स्पेसिफिक रिलीफ जो है अवेलेबल है, जिसमें से पहला है रिकवरी ऑफ पोजेशन, सेकंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसाइंडिंग, cancellation, declaratory decree and injunction. These are the different kinds of specific reliefs which are being dealt by this act. जिसमें से सबसे पहले जो रिकवरी ऑफ पोजेशन है दैट इज बीन डेल्ट अंडर सेक्शन 5 to 8. 5 to 8 में भी 2 डिफरेंट ग्रुप बनते हैं हमारे पास में. 2 ग्रुप कौन से? एक तो 5 और 6 का जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और दूसरा ग्रुप बनता है 7 और 8 का जो कि मूवेबल है. मूवेबल प्रॉपर्टी और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी. 5, very simply section 5 tells you that if there is any specific property to which you think you are entitled, then for that entitlement you can go under CPC and sue there. 12 years का लिमिटेशन वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होगी, बट एंटाइटलमेंट का क्वेश्चन लेके आप SRA में सू नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज सूट बाय अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे एंटाइटलमेंट का क्वेश्चन था इसलिए ये आपको डाइवर्ट कर दिया CPC के पास में. यहाँ पे डिस्पोजेस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, हेंस इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ SRA. The only thing that is to be noted here is if the dispossession happens without the consent of the party and without the due process of law, यानी जबरदस्ती से और कानून के विरुद्ध अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है, अपनी प्रॉपर्टी में से आपको बाहर निकाला गया है. लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप ओनर होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है पोजेशन एंड नॉट द ओनरशिप. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीनेंट भी है तो क्या लैंडलॉर्ड उसका टीनेंसी एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में उसको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल सकता है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं निकाल सकता है, क्योंकि एनीथिंग डन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड. अब ये तो हुआ सू कब करना है. एनी पर्सन ही विल सू व्हेन ही इज डिस्पोजेस्ड आउट विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. सू करेगा कौन? तो 3 तरीके के लोग हैं जो सू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 3. ईदर ही हिमसेल्फ, ही, या फिर क्लेमिंग थ्रू हिम, या फिर थ्रू whom he has been in possession. ये 3 लोग जो हैं जो सेक्शन 6 में सू कर सकते हैं. लेकिन किसी भी तरीके का अगर राइट आता है तो वो जो राइट होता है वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना रेमेडी के या बिना रिस्ट्रिक्शंस के नहीं हो सकता. तो वैसे ही सेक्शन 6 के 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं. एक, आप 6 मंथ्स के अंदर ही केस कर सकते हैं, और सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते. तो एनीथिंग डन अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड बाय सेक्शन 6, एंड एनीथिंग डन, any suit placed beyond 6 months from the date of dispossession, that is also not allowed. And then if you once gain the possession under section 6, आपके पास ये भी राइट है कि आप जाके अपना जो एंटाइटलमेंट के क्वेश्चन की वजह से अगर आप उस प्रॉपर्टी पे एंटाइटलमेंट भी प्रूफ अगर करना चाहें तो आप सेक्शन 5 कह रहा है CPC में जाइए. ठीक है. जस्ट बिकॉज यू हैव रिकवर्ड पोजेशन हियर डज नॉट मीन दैट यू cannot sue for entitlement of the particular property. Section 7 और 5 दोनों थोड़े से ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के एंटाइटलमेंट का अगर क्वेश्चन हो तो आप CPC में जाइए. सेक्शन 7 के लिए ये कह रहा है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन, अगर आपको एंटाइटलमेंट चाहिए तो फिर आप CPC में जाइए. लेकिन सेक्शन 7 में 2 एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं. पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप एज अ ट्रस्टी या फिर यू आर अ ट्रस्टी एंड इन एनी काइंड ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इफ यू आर होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी,
तब आप सू कर सकते हैं। और सेकंड एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने स्पेशल या टेम्परेरी राइट में स्पेशल या टेम्परेरी राइट किसी के लिए प्रिपेयर कर रखा है तो वो भी सू कर सकते हैं। एट्थ इज लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन possession not as a owner to deliver to the persons entitled for immediate possession। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जिसके पास अभी प्रेजेंटली एक प्रॉपर्टी दी गई है, ओनर नहीं है वो। सपोज मैंने एक बी पर्सन को प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर दी किसने है, ए ने। ए क्या था, ओनर। और यहां पे सी पर्सन बी से वो प्रॉपर्टी लेके चला गया, टुक फ्रॉम बी। ए इज द ओनर, बी इज द पर्सन टू होम द ओनर हैड हैंडेड इट ओवर। ये लीगली हुआ है। लेकिन सी ने क्या किया, सी बी से लेके चला गया। तो सेक्शन 8 टेल्स यू अबाउट liability of this person who is not the owner to deliver it to the person, यानी हमारा B यहाँ पे to deliver it to the person who is entitled for immediate possession। Again, दोनों ही केसेस में जो लेके गया है वो भी ओनर ना हो और जिसको प्रोवाइड करनी है वो भी, हम ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ही इज जस्ट एंटाइटल्ड फॉर इमीडिएट पोजेशन। और उसके लिए भी 4 चीजें हैं जहां पे उसको उस पर्टिकुलर चीज को ही देना पड़ेगा, ना कि उसका डैमेज या कॉम्पनसेशन। वो 4 क्लॉजेस कौन से हैं, अगर वो उसका एजेंट के तौर पे अगर काम कर रहा है तो। सेकंड, अगर आपने उसका कॉम्पनसेशन जो है वो एडिकेट रिलीफ नहीं बनेगा। थर्ड, अगर कॉम्पनसेट किया करने की अगर इच्छा भी रखी तो आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक होती है इनएडिकेसी, यानी पैसों में नापा नहीं, उसको वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। थर्ड ये है कि आप कुछ भी मेथड अगर लगा लें लेकिन आप उसको इवैल्यूएट करने का पैसे में उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्टली, अगर गलती से किसी दूसरे इंसान को अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो इन चारों केसेस में सी को कंपेल किया जा सकता है बी द्वारा कि आप मुझे वही स्पेसिफिक चीज जो आपके पास चली गई थी वो ही डिलीवर करें, ना कि कॉम्पनसेशन उसका। सेक्शन 9 टेल्स यू डिफेंसेस कि क्या रखे जाते हैं। तो ये हमारे मोस्टली डिफेंडेंट के काम का क्लॉज है। ये कह रहे हैं कि एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे डिफेंसेस दे रखे हैं आप यूज करो एज अ डिफेंस। जैसे पर्सनल क्वालिफिकेशन हो गई, टाइम इज द एसेंस, सू करने पे वो डिफेंस ये ले सकता है कि टाइम इज द एसेंस, टाइम लैप्स हो गया था इसलिए मैंने दिया नहीं आगे। ठीक है। सेक्शन 10 2018 के बाद से सेक्शन 10 का जो है कंप्लीट सिनारियो चेंज हो गया है। वो ये है कि अब पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्क्रिशनरी होता था। कोर्ट ये देखता था कि अगर हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना चाहिए, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता था। लेकिन अब 2018 के बाद में सेक्शन 10 इज मैंडेटरी। But again, anything that is mandatory is not necessarily applicable to everything. Exceptions are there. And so is the case with section 10 also. तो इसके 3 exceptions हैं जहाँ पे एक बारी को specific performance जो है वो let go किया जा सकता है। पहला है section 11 clause 2, यानी अगर कोई ट्रस्टी है उसने अपने ट्रस्ट के बियॉन्ड जाके या बियॉन्ड अपने पावर्स के जाके कोई भी अगर प्रॉमिस कर दिया तो ऐसे प्रॉमिस को वो कंटिन्यू करे, ये नेसेसरी नहीं है। सेकंड है सेक्शन 14 जिसमें 4 डिफरेंट क्लॉजेज हैं कि आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन सेक्शन 16, दिस इज पर्सनल बार, यानी जो इंसान खुद गलती कर रहा है और फिर भी वो ही गया है कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तो डिविएट हो गया था लेकिन सामने वाले को तो करना ही चाहिए। रेड चेयर्स मांगी थी, मैंने ब्लू चेयर्स डिलीवर कर दी और फिर मैं कोर्ट में गई हूँ कि सामने वाला पैसा क्यों नहीं दे रहा। तो कोर्ट कह रहा है यू हैव डिविएटेड फ्रॉम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज रिटन इट हैज टू बी ब्लू चेयर देन इट हैज टू बी ब्लू ओनली। सो 16 डील्स विद पर्सनल बार्स। सेक्शन 11 जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रस्ट के रिलेशन में होते, जैसे हमने यहाँ पे अभी 11(2) देखा ही था। सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे पार्ट परफॉर्मेंस की बात आती है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं और थोड़ा बहुत फुलफिल कर दिया तो उस केस में क्या होगा,
तो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 जो है, जो जनरल रूल जो रूल जो है ले डाउन करता है, सेक्शन 12(1) के अकॉर्डिंग पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अलाउड. This is the general rule. And then section 12 clause 2, clause 3 and clause 4, they work as exception to that general rule. 13, rights of the purchaser or lessee against the person with no title or imperfect title. अब कोई परचेजर है, उसे पता नहीं था कि मैं जिससे प्रॉपर्टी ले रहा हूं उसके पास उसका बेचने का हक है या नहीं है, क्या वो एंटाइटल्ड भी है, क्या उसके पास टाइटल है उसमें वो. लेकिन जिसने खरीदा उसकी कोई गलती नहीं है, उसको इस तरह से इम्पोज किया गया था कि मेरे पास टाइटल है. तो इसीलिए हम ऐसे पर्सन के राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. तो इसका राइट ये है कि जब ऐसे पर्सन को, सपोज हमारा बी था, इसके पास राइट नहीं था, इसने प्रॉपर्टी बेच दी ए को, तो दिस सेक्शन इज डीलिंग विद राइट्स ऑफ ए, यानी परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट कौन, ही हैड नो टाइटल, तो अगेंस्ट द पर्सन हु हैज नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल. तो ए के क्या हक बनेंगे, ए इसको कंपेल कर सकता है जब इसके पास, अगर बी को सिर्फ कॉन्करेंस चाहिए या कन्वेंस चाहिए या फिर इसको ऑलरेडी टाइटल मिल चुका है, तो उस केस में भी वो उसको हाँ बोल सकता है और ए बी को कंपेल कर सकता है कि आप मुझे प्रॉपर्टी दो. या फिर अगर बी ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है और वो जो मॉर्गेज्ड अमाउंट है वो ए के परचेज मनी से कम है, तो ए इसको कंपेल कर सकता है कि पहले आप मॉर्गेज को पे ऑफ करें और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो आप मुझे प्रोवाइड करें. सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल. अगर आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले रखी है जो कि सेक्शन 20 में है, या फिर कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी बन जाती है उसको कंटिन्यूस वॉच करने के लिए, पर्सनल क्वालिफिकेशन है अगर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल है. डिटर्मिनेबल यानी आप कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होगा ये क्लॉज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ही बता रखा है, तो उन सब के लिए आप जो है ये नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, यानी ये एक्सेप्शन, सेक्शन 10 का एक्सेप्शन है. 14A, एंगेज एक्सपर्ट्स. तो एक्सपर्ट एंगेज किया जा सकता है एक या एक से ज्यादा, मैक्सिमम नंबर कितना होगा ये नहीं बता रखा है, बट 1 और मोर देन 1. एक्सपर्ट एंगेज करके क्या करना है, एक्सपर्ट एंगेज करके यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट है कोर्ट को, जैसे साइंस से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, या एनी हैंड राइटिंग सिग्नेचर के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो सिग्नेचर है वो रियल है या नहीं है, तो एक्सपर्ट एंगेज किए जा सकते हैं. कॉस्ट जो है वो कोर्ट बताएगा कि दोनों पार्टी साइन करेंगी, एक करेगी या और कॉस्ट होगी कितनी, ये सब डिसाइड कोर्ट करेगा, लेकिन पेमेंट पार्टीज देंगे. 15, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और इस 15 के पैरेलल में चलता है रिलीफ अगेंस्ट द पार्टीज. तो हु मे ऑब्टेन हो गया आपका प्लेंटिफ जो कि सूट लेके जा रहा है, एंड अगेंस्ट होम रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज ये हो गए आपके डिफेंडेंट्स, कि आप सामने वाली पार्टी किसे बना रहे हैं. ऐसे पैरेलल में अगर आप 15 और 19 को पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा. सेक्शन 16 ऐसे ही 14 के साथ में 10 के 3 एक्सेप्शन थे, एक 11 क्लॉज 2, एक 14 और एक 16. फिर है सेक्शन 17. नाउ 17 गोज पैरेलली विद सेक्शन नंबर 13, दिस एंड दिस. जैसे 13 में राइट किसका था, दिस ए पर्सन, वैसे ही 17 में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल. ये किसके लिए बात हुई, फॉर बी. बी के लिए हो गया 17, ए के लिए हो गया 13. अच्छा, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशंस. अगर दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, डिफेंडेंट जो है वो कह रहा है कि प्लेंटिफ ने मुझे कहा कुछ और था, लेकिन फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हुआ तब वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो उससे मुझे पसंद नहीं है. क्यों, या तो किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो ट्रू इंटेंशन ऑफ पार्टीज थे वो उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल नहीं है. तो डिफेंडेंट को वैसे तो सू किया गया है, प्लेंटिफ ने कहा डिफेंडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग हिज पार्ट. तो ये जो सेक्शन 18 है इट वर्क्स एज अ डिफेंस फॉर द डिफेंडेंट. 18 में ये कह रखा है कि डिफेंडेंट ये कह सकता है कि अगर आपको मेरे से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए तो कुछ वेरिएशंस हैं, आप वो परफॉर्म करो,
उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता हूं। सेक्शन 20 सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में, लेकिन जब एक पार्टी ब्रीच कमिट करती है तो उसकी जगह दूसरे से अगर कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाए तो दैट बिकम्स सब्सटीट्यूटेड। सब्सटीट्यूटेड इट इज द सेम वर्ड, जैसे हम सब्सटीट्यूटेड टीचर्स या जो स्कूल में कोई नहीं आता था, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम सेंस, द वर्ड सब्सटीट्यूटेड हैज इज बीन यूज्ड हियर। लेकिन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 30 डे नोटिस। 30 डे नोटिस। 20 है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली बस एज इट इज ही प्री में पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा नया सेक्शन ऐड किया गया था। 20 स्पेशल कोड्स, अगर जो एसआरए में केसेस जितने भी हैं उनको डील करने के लिए स्पेशल कोड्स बनाए जाते हैं, और स्पेशल कोड बनाने की पावर कहाँ से आई, सेक्शन नंबर 20 से। 20 एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट्स। देखिए वैसे 12 मंथ्स के अंदर जो सूट्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो इन टोटल 18 मंथ्स में तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट होगा ही। That this time period is been provided under section 20C. Power to award compensation in certain cases. तो जो आपका section 73 of contract है, this is dealing here with regard to compensations. Power to grant relief for possession, partition, refund or earnest money. दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, A और B, A and B। एक फ्लैट खरीदना था बी को, ए इज द ओनर ऑफ द फ्लैट, ओनर है, ये परचेजर है। लेकिन अब इस फ्लैट में क्या है, ए और सी, सी भी इनका एक भाई है, तो अब बी अगेन वही, बी के पास क्या बेनिफिट हुआ फिर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो इसलिए हमारे पास ये है सेक्शन 22 कि अगर इस तरह का कोई चीज आ जाता है, चाहिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ ही, वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पार्टीशन हियर। पार्टीशन कहाँ पे डील होगा, जो रेस्पेक्टिव सक्सेशन एक्ट्स है उनमें, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली पार्टीशन नहीं चाहिए, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका है, बी ऑलरेडी इज इन पिक्चर। तो इसलिए अगर ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट प्रॉपर्टीज में, ऐसे केसेस में वो पार्टीशन भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, ठीक है, या फिर पोजेशन दिला सकता है अगर उसको बी पोजेशन नहीं दे रहा है परचेज करने के बाद में भी, पार्टीशन और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। यानी अगर ये कहे हमारा बी कि भाई बाकी सब रहने दो, मुझे अब इससे कोई डील ही नहीं करनी है, लेकिन मैंने जितना भी एडवांस पे कर रखा है, यानी पगड़ी की रकम को इंग्लिश में कहते हैं अर्नेस्ट मनी, उसका रिफंड करवा दीजिए, तो दिस इज पावर ऑफ द कोर्ट टू गिव ऑल दीज बेनिफिट्स टू हिम। देन वी हैव लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस। अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी जो स्पेसिफाइड होते हैं वो। बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक बार कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, उसके बाद में आप दोबारा कॉम्पनसेशन के लिए नहीं आ सकते हैं। सेक्शन नंबर 25, जहां पे आपका आर्बिट्रेशन अप्लीकेबल हो रहा है वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 26 इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट जब भी आपको रेक्टिफाई करवाना हो आप करवा सकते हैं। 27 रिसाइंड में बी एडजस्ड और रिफ्यूज्ड। अगर रिसाइंड कराने के लिए एप्लीकेशन दी है और प्लेंटिफ की खुद की ही गलती थी अगर, तो वहां पे रिफ्यूज किया जा सकता है, या फिर अगर थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट इन गुड फेथ ले लिया है तो भी रिफ्यूज किया जा सकता है, या फिर प्लेंटिफ की गलती ज्यादा थी कंपेयर टू डिफेंडेंट तो भी रिफ्यूज किया जा सकता है। तो एडजज कब करेंगे, जब दोनों पार्टीज रेडी हों। 28 rescission in certain circumstances of contract for sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ऑलरेडी डिक्री हो चुका है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना है, लेकिन फिर भी अदर पार्टी इज नॉट रेडी टू डू हिज पार्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसे केसेस में भी जहां पे ऑलरेडी डिक्री आ चुकी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, स्टिल द पर्सन कैन फाइल फॉर रिसाइंडिंग, और रिसाइंड करके जो डैमेजेस कॉस्ट कॉम्पनसेशन है वो ले सकता है। 29 ऑल्टरनेट प्रेयर,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या थी हमारी कि मुझे फ्लैट मिलना चाहिए, उसी में ही ऑल्टरनेट प्रेयर क्या दे सकता है, रिसाइंड की, कि जब ये अपने भाई के साथ में ऐसा कर रहा है तो मेरे साथ तो क्या ही किया होगा। तो ऐसे वो फ्लैट वाले एग्जाम्पल में ही कैन ईदर आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और टू रिसाइंड इट ऑल टुगेदर। 30, कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू डू इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? जो दोनों पार्टीज जो थी, किसी को कोई प्रॉफिट ना रहे, किसी को कोई लॉस ना रहे, तो ऐसी इक्विटी वाली स्टेट में, यानी अगर किसी को पोजेशन मिल चुका था अगर, तो वो पोजेशन लौटा दे, किसी के पास अर्नेस्ट मनी था अगर, तो वो अर्नेस्ट मनी लौटा दे। तो अगर रिसाइंड हो रहा है, दीज पार्टीज मस्ट डू इक्विटी विद द अदर। कैंसिलेशन, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है ऑलरेडी स्टैंडिंग लेकिन ये वो यूजफुल है नहीं, इट ऑलरेडी स्टैंड्स इन द नेचर ऑफ बीइंग void, देन कैंसिलेशन कैन बी ऑर्डर्ड। अगर इंस्ट्रूमेंट्स का पार्शली, अगर वो ऐसे इंडिपेंडेंट है तब आप उसको पार्शली कैंसिल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो पूरा ही कैंसिल होगा, पार्शली नहीं हो सकता है। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड, अगेन टू डू इक्विटी, अगर आप कैंसिल भी करवा रहे हैं, दोनों पार्टीज को एक दूसरे से जो बेनिफिट मिला था वो रिस्टोर हो जाएंगे। डिक्लेरेटरी डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री में कोर्ट सिर्फ एक नया राइट नहीं क्रिएट कर रहा है, किसी पार्टी के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, बट इट्स ओनली डिक्लेयरिंग सर्टन राइट्स और स्टेटसेस। सपोज जमीन थी, उसका रास्ता था, कोर्ट बस ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ इस जमीन में आने का रास्ता ये है, तो किसी का कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं क्रिएट हुआ है, ना ही किसी को कुछ उसमें देना पड़ा है। इंजंक्शंस, इंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे किसी पार्टी को स्टॉप किया जाए कुछ करने के लिए, वो होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परपेचुअल। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है फॉर द टाइम बीइंग दिया जाता है, लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन में दोनों पार्टीज को ऑन मेरिट्स सुना जाएगा, उसके बाद में परपेचुअली को ज्वाइन हो जाएगा ये इंजंक्शन केस के साथ में। सेक्शन 40, डैमेजेस इन ल्यू और इन एडिशन टू इंजंक्शन। इन ल्यू का मतलब ये होता है मांगा आपने डैमेजेस, लेकिन आपको फिलहाल के लिए दिया गया है इंजंक्शन। इन एडिशन टू इंजंक्शन मतलब इंजंक्शन के साथ में आपको डैमेजेस भी मिल गए हैं। अब ये इंजंक्शन चाहे टेम्परेरी रहे या परमानेंट। सेक्शन 41 में कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं जहां पे आपका इंजंक्शन रिफ्यूज भी हो सकता है। ये क्लॉजेस जनरली प्री में एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें दो क्लॉजेस हो सकते हैं कि सपोज अगर एक बासमती चावल का सेलर है, वो एक अपने एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, तो द अग्रीमेंट कैन बी डन इन सच वे दैट यू विल सेल दिस राइस टू मी एंड यू विल नॉट सेल इट टू एनी अदर शॉप ओनर नियर मी। तो ऐसे केसेस में वो दो एग्रीमेंट हो गए, एक पॉजिटिव हो गया टू सेल इट टू हिम, एक नेगेटिव हो गया कि वो उसके एरिया में और किसी को ना बेचे। तो अगर उसके पास डिलीवरी नहीं होती है, ही स्टिल हैज द राइट टू यूज दिस नेगेटिव अग्रीमेंट, यानी उसके एरिया में किसी और को ना भी बेचे। ठीक है, और ये एक बेसिक जनरल ओवरव्यू है एसआरए का। आई जस्ट होप आपको एसआरए ज़्यादा बेटर तरीके से ओवरव्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री, you might have all understood it.